दोस्तों, चाइना इनडायरेक्टली इंडिया की नहीं बल्कि सारी दुनिया की हेल्प कर रहा है। क्यों कर रहा है उसका रीज़न एग्जैक्टली मालूम नहीं है। मे बी इनके पास में जो ऑयल रिजर्व है वो इस वक्त में इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि इसको दिक्कत ही नहीं है। दरअसल चाइना ने अपने क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम कर दिए हैं। इन्होंने पहले ही इस युद्ध से इतना भर के रखा हुआ था कि इनको अब उतने क्रूड ऑयल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 11 मिलियन बैरल पर डे के आसपास में इंपोर्ट करवाता था, जो कि अब ये नहीं करवा रहा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस एकदम से शूट अप नहीं हुए हैं। जैसा कि अगर ये करवा रहा होता है इंपोर्ट तो क्या पता बहुत ज़्यादा शूटअप हो जाते। फिलहाल के लिए रशिया से ही ले रहा होगा। पुतिन भी आ चुके थे चाइना, तो मिल के गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बात हुई है क्या नहीं हुई वो अलग चीज़ है। लेकिन इन्होंने एकदम से ही अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है। और यहाँ पर इंडिया के लिए एक तरीके से अच्छी खबर है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं क्रूड ऑयल के। हालांकि हमारे लिए तो ये 102, 110, 120 ऐसे पहुँचे हुए हैं अलग अलग जगहों पर। तो फिलहाल के लिए इंडिया रशिया से, लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से अब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करवा रहा है, जिसमें कि वेनेजुला, ब्राज़ील, एंगोला, नाइजीरिया, इस तरीके की कंट्री भी अब शामिल हो चुकी हैं। मतलब गल्फ कंट्रीज़ पे उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे हैं हम, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की हालत हम सभी को मालूम है। तो यहाँ पर खतरा ये है कि अगर चाइना ने फिर से फुल स्केल पर इंपोर्ट शुरू कर दिया क्रूड ऑयल का, तो ये समझ लो क्रूड ऑयल के प्राइस वापस शूटअप हो सकते हैं। दोस्तों, एक एक्स यूज़र ने जोमेटो स्विगी का एक लूप होल ढूंढ के निकाल दिया। दरअसल उसने बताया है ऑनलाइन कि भैया अगर आप छोटा मोटा ऑर्डर कर देते हो जोमेटो से और किसी तरीके से रेस्टोरेंट से कांटेक्ट कर लेते हो कि सर जी आपको मैंने इतने रुपए का भी ऑर्डर दिया है, जोमेटो का डिलीवरी बॉय आएगा लेने के लिए या स्विगी का आएगा, तो उसके अंदर आप मेरा एक और ऑर्डर लिख लो, दाल मखनी, शाही पनीर, बटर नान, बिरयानी, डेजर्ट, ये सब डाल दो और मैं UPI से आपको पेमेंट कर रहा हूँ और आप रेस्टोरेंट को पेमेंट कर देते हो। फिर जो डिलीवरी बॉय आएगा रेस्टोरेंट पे सिर्फ एक रोटी लेने, जो एक छोटा सा ऑर्डर था 40 रुपए का, उसी में इतना बड़ा ऑर्डर भेज दिया जाएगा जो डिलीवरी बॉय आपके घर तक पहुंचा देगा। इस तरीके की बात इसने करी है कि भैया मैंने रेस्टोरेंट वाले को 1000 रुपए दिए और 40 रुपए मैंने जोमेटो वालों को दे दिए, तो मैंने 1040 रुपए में इतना बड़ा ऑर्डर ले लिया। जबकि अगर मैं डायरेक्टली ऑर्डर जोमेटो या स्विगी से करता तो उसके अंदर इनका कमीशन जुड़ जाता, प्लेटफॉर्म फी जुड़ जाती, डिलीवरी फी और भी ज़्यादा बढ़ जाती, पैकेजिंग फ़ी लग जाती, तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती और मुझे ये सारा 1000 रुपये का जो सामान है वो ऑलमोस्ट 1500 से 1700 रुपये के बीच में पड़ जाता है। जिसकी वजह से मैंने डायरेक्टली रेस्टोरेंट को कॉल करी और जोमेटो से एक छोटा सा ऑर्डर दे दिया, जिससे कि मेरी डिलीवरी भी सस्ती हो गई और ऑर्डर भी मुझे जो चाहिए था वो मिल गया सस्ते में। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि हर रेस्टोरेंट ऐसा नहीं करता है, क्योंकि अगर वो गलती से पकड़ा गया तो जोमेटो, स्विगी शायद उसको इस प्लेटफॉर्म से ही हटा देंगे, तो जिसकी वजह से शायद हर रेस्टोरेंट ऐसा ना करे। दोस्तों, एक इंसिडेंट सामने निकल कर आ रहा है मुंबई से अमृतसर जाने वाली ट्रेन के अंदर, जिसके अंदर रिजर्व सीट के ऊपर एक रेलवे का ही एम्प्लॉय जबरदस्ती बैठा हुआ था और उससे बंदा डिमांड कर रहा था कि ये मेरी सीट है, आप किसी और सीट पे बैठो, मुझे इस सीट पे बैठना है, इसका टिकट मैंने लिया है और मेरी रिजर्व्ड सीट है। तो जिसके बाद में रेलवे एम्प्लॉय नहीं उठता है और ये वो रेलवे एम्प्लॉय था जिससे कि ये बहसबाजी हुई थी। जिसके बाद में इसने अपनी पावर दिखाते हुए सीधा ही चैन खींच दी और चैन खींचने के बाद में ट्रेन रुक जाती है, RPF वहाँ आ जाती है, रेलवे वाले आ जाते हैं, लेकिन इस बंदे का कुछ नहीं कर पाते। ये वापस इसी सीट पे बैठ जाता है, ट्रेन की चैन को रीसेट कर दिया जाता है और उसके बाद में ट्रेन चलने लगती है और ये उस बंदे से पूछता है जो कि इसकी कंप्लेंट कर रहा था, अब बोल, आप कुछ बोलना चाहेगा। तो यहाँ पर इस रेलवे एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है, TT आके, RPF आके, कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये वहीं बैठा होता है और जिस शख्स की रिजर्व सीट थी उसी को मजबूरन कहीं और बैठना पड़ जाता है। वहीं पर अगर आप दूसरी कंट्री के अंदर देखो, ड्वेन जॉनसन, द रॉक है ये, इनका चालान काट दिया किसी पुलिस वाले ने और इन्होंने दुनिया के सबसे अमीर एक्टर होने के बावजूद भी किसी को कॉल नहीं लगाई, कहीं पर अप्रोच नहीं करी, कुछ नहीं है वहां पे इस तरीके का करप्शन की कुछ पावर दिखाने का जरिया मिल जाए, तो वहां पर उन्होंने सीधा अपना चालान कटवाया और इस तरीके से वो साफ निकल गए। जो लोगों के लिए, वहां के लोगों के लिए एक एनकरेजमेंट है कि भैया अगर गलती करोगे तो फाइन देना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक छोटे से पद पे बैठा
बैठा बंदा भी चौड़ दिखा देता है कि रेलवे ही हमारी है। दोस्तों, नीति आयोग का ये मानना है कि इंडिया गलत रेस के अंदर उतरा है सेमीकंडक्टर की, क्योंकि यहाँ पर चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया ऑलरेडी बहुत आगे निकले हुए हैं। वो 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर चिप के ऊपर काम कर रहे हैं, वहीं पर इंडिया अभी इस वक्त में 28 नैनोमीटर की चिप के ऊपर काम कर रहा है। अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो यहाँ पर हमारा जो सेमीकंडक्टर का इंपोर्ट बिल होगा वो 240 बिलियन US डॉलर तक पहुंच सकता है 2030 तक में। सिंपल अगर समझाया जाए तो मोबाइल, लैपटॉप, कार, डिफेंस सिस्टम, AI सर्वर्स के अंदर जो चिप चाहिए होती है वो इंडिया बाहर से खरीदता है। तो नीति आयोग कह रहा है कि ताइवान की तरह हमें सबसे एडवांस्ड 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर चिप बनाने की रेस में डायरेक्टली नहीं कूदना चाहिए। उसमें हमें डेकेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ बिलियन US डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसकी बजाय हमें काम करना चाहिए एडवांस पैकेजिंग, डिज़ाइन और मटेरियल के ऊपर काम करना चाहिए, और ग्रेजुअली हमें सेमीकंडक्टर के ऊपर भी उतरना चाहिए, लेकिन एकदम से कूदना नहीं चाहिए इसके अंदर, वरना बहुत ज़्यादा बिल बन सकता है हमारा 2030 तक ही। दोस्तों, जापान पिछले 40-50 सालों से इंडिया से मैंगो इंपोर्ट करवाता आ रहा है, लेकिन अब उन्होंने फाइनली मैंगो के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया है कि भैया इंडिया से मैंगो नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इंडिया कुछ केमिकल्स का यूज़ करता है मैंगो को उगाने के लिए। मतलब कई सारे जो फर्टिलाइज़र वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो यूज़ की जाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मैंगो को यहाँ पर मना कर दिया गया है। नहीं भैया, इसके अंदर कुछ डेफिशिएंसी हमें मिली है जिसकी वजह से हम इंडिया से मैंगो नहीं लेंगे। दरअसल 2006 में ये बैन हटा था, क्योंकि 1986 में भी जापान ने एक बैन लगाया था कि भैया यहाँ पर कुछ ना कुछ केमिकल यूज़ किया जा रहा है। तो 2006 तक ये बैन चला था, उसके बाद में इस बैन को हटाया गया था, और इसके बाद में 2026 में भी अब दोबारा से ये बैन लगाया जा चुका है। और कई सारी वैरायटीज़ है मैंगो की, हापुस हो गया, केसर हो गया, लंगड़ा हो गया, चूसा हो गया, मलिका हो गया, कई तरीके की फेमस वैरायटीज है मैंगो की, उन सभी को बैन कर दिया है। जबकि इंडिया को बहुत फायदा हो रहा था, जापान की मार्केट के अंदर प्रीमियम प्राइस मिलते थे इंडिया के मैंगो को, एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक रेपुटेशन होती है कि भाई कोई भी चीज नहीं यूज की जा रही, फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जा रहे, लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें यूज करने की वजह से जापान ने मना कर दिया कि नहीं भाई हमें मैंगो नहीं चाहिए कंटेमिनेटेड वाले। तो जैसे कि बच्चों की छुट्टियां पड़ चुकी हैं गर्मियों की, और सभी लोग अपने बच्चों को घुमाने के लिए, खुद भी घूमने के लिए जा रहे हैं, जहां पर अगर 4 धाम यात्रा की बात करोगे तो भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जोशी मठ में, जो कि बद्रीनाथ के लिए रास्ता जाता है, वहां पर तो पार्किंग ही नहीं मिल रही। इस तरीके की सिचुएशन है। 20 से 25 किलोमीटर इस तरीके का ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपने कभी देखा भी नहीं होगा। विष्णु प्रयाग से आगे 15 किलोमीटर तक कुछ इस तरीके का माहौल आपको देखने को मिलेगा, जो आपके पांव थका देगा। अगर आपकी मैनुअल कार है, ऑटोमेटिक है तो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ये ट्रैफिक, चाहे कोई सी भी कार हो, कोई सी भी मतलब लग्जूरियस कार आप लेके चले जाओ, ये ट्रैफिक आपको रुला देगा। और ऊपर से अगर आप केदारनाथ पहुंच चुके हो तो वहां पर गाड़ियों का ट्रैफिक जाम नहीं, इंसानों का ट्रैफिक जाम आपको थका देगा, क्योंकि यहां पर लोगों को पांव रखने की जगह नहीं है। इस तरीके के विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। तो 4 धाम इस वक्त में पूरे पैक्ड हैं। अगर आप यहां पर जा रहे हो तो सोच समझ के जाना कि कितना टाइम लग सकता है लाइन में दर्शन के लिए, क्योंकि कई लोगों को दर्शन करने तक का मौका नहीं मिल रहा है, इतनी भीड़ है। 4 दिन से घर से निकले हुए हैं, 2 दिन से चले हुए ट्रैफिक में फंसे हुए थे। ट्रैफिक इतना बड़ा था कि 4 मिनट का रास्ता 4-4, 5-5 घंटे में हमने वो पार करा है। उसके बाद हम यहाँ आए 22-23 किलोमीटर पैदल चल के, जिसमें घोड़े चल रहे थे, खच्चर कहीं भी कोई भी टक्कर मार के जा रहा था, गिरने का इतना रिस्क था, पता नहीं किस तरीके से हम यहाँ तक आए। और यहाँ आके दर्शन के नाम पे भाई कुछ नहीं है। अगर मेरी वीडियो जहाँ तक भी जा रही हो, कोई मत आना, इधर खामोगा अपना टाइम वेस्ट करोगे, मनी वेस्ट करोगे, और मिलना यहाँ कुछ भी नहीं है। दोस्तों, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 2 फीमेल एलिफेंट भाग चुकी हैं। दरअसल हुआ ये कि कपिला और तुंगा, ये 2 फॉरेस्ट पेट्रोल ड्यूटी में यूज की जाने वाली एलिफेंट थी, और ट्रेंड एलिफेंट थी, ऐसी वैसी नहीं थी। एक वाइल्ड एलिफेंट ग्रुप आता है इनके आसपास में, और जिसके बाद में ये उन्हीं के साथ में चली जाती हैं, और रात ही रात में ये 2 एलिफेंट गायब हो जाती हैं। तो ऑफिशियल्स के मुताबिक दोनों फीमेल एलिफेंट गायब हो गई थी रात में, जिसके बाद में इनको मालूम चलता है कि जंगली हाथियों का ग्रुप आया था यहाँ पे, शायद यहाँ पर ये उन्हीं के साथ में जा चुकी हैं। सो यहाँ पर लोगों का रिएक्शन
ये निकला कह के कि चलो जंगली जानवर थे और जंगल में चले गए, जो कि उनका असली घर है। और यहाँ पर कई सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया कि गवर्नमेंट जॉब छोड़कर वो वाइल्ड एलिफेंट के साथ में भाग गई है, और कपिला और तुंगा ने फ्रीडम को चूज़ किया है, इस तरीके की बातें की गई। लेकिन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ऑफिशियल्स ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया और उसके बाद में इन दोनों ही एलिफेंट को लोकेट करके वापस ले आया गया। यहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं इससे, कुछ लोग इसको सही मान सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स का कहना ये है कि शायद ब्रीडिंग सीजन चल रहा था, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर चेंज हुआ और ये उन्हीं के साथ में चली गई थी।